तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान नियाज़ी के साथ क्या होने वाला है। अस्करी इदारे साने 9 मई और उसके मुजरिमों को किसी सूरत खुला नहीं छोड़ सकते। आने वाले दिनों में बहुत अहम मुकदमात बनने वाले हैं जिनके फैसले पाकिस्तान की सियासी तारीख में सदियों याद रखे जाएंगे। नारे लगाता फिरे कि ओए मैं कल्ला ही काफी हूं। कारकुन सब यही कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तुम्हारा बाप भी देगा आजादी। जहांगीर ने बड़े वक्त पर नई पार्टी का ऐलान किया। पाकिस्तान और उसकी आवाम को सियासत के नाम पर धोखा देने पर छोड़ने वाले आप कौन होते हैं? 3 फे से मेरी मुराद फवाद चौधरी, फरदौस आशिकवान और फयाजुल हसन चौहान है। क्या नून लीग की आला क़यादत इन 3 बदज़बानों की हिमायत करके अपने कारकुनान का इम्तिहान लेने का इरादा रखती है? ओए एक पूरी इत्थे नहीं नचेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक इमरान नियाज़ी की सियासी मुस्तकबिल और नई सियासी पार्टी का क़याम है। वैसे तो बहुत सी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बजट अनाउंस हो चुका है। दूसरे इश्यूज में सबसे अहम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सर फहरिस्त है, जिस पर अलग वीडियो में डिटेल से जिक्र करेंगे। इमरान नियाज़ी के सियासी मुस्तकबिल और उसके अंजाम पर पहले बात कर लेते हैं। तो जनाब, जब एक सियासतदान मुल्क की आला तरीन सीट पर बैठा दिया जाए और उसमें मुल्क चलाने का हुनर भी ना हो, तो ऐसे मसनूई सियासतदान को जब सबसे पहला मसला दरपेश आता है तो वो इतने बड़े ओहदे को बर्दाश्त करना और उसको संभालने का फरीज़ा ही उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि बड़ी सीट पर ज़्यादातर छोटा बंदा बैठा दिया जाता है। आप देखें, PTI की हुकूमत में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला ऐसे बंदे को बना दिया जिसको मोहल्ले का काउंसलर भी नहीं बनाना चाहिए था। इसके बारे में ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं कि सुनकर हंसी के साथ रोना भी आता है। आप में से जो भी पंजाब के वज़ीर आला हाउस लाहौर में गया होगा उसे पता होगा कि उसकी मेन एंट्रेंस के बाद एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल छत है जो रिमोट कंट्रोल से हट जाता है और इसी तरह एक बटन दबाने से वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वज़ीर आला हाउस के लोगों ने बताया कि शुरू में उस्मान बुज़दार सब सीट पर बैठकर देर तक इस छत को रिमोट कंट्रोल से कभी हटा देते थे और कभी उसे अपनी जगह पर वापस ले आते थे। ये वो हजरत हैं जिनको सबसे अहम बड़े सूबे का इंतज़ाम दिया गया और इमरान नियाज़ी जिनको गैर रवायती सियासतदान कहा जाता है, लेकिन उनको जब पाकिस्तान जैसे बड़े इस्लामी मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए वज़ारत उज़्मा की सीट पर बिठा दिया गया तो उन्हें चाहिए था कि वो तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को वन एंड ओनली समझ बैठे थे, उन्होंने अपने अंदर आजिज़ी लाने के बजाय, अल्लाह का शुक्र बजा लाने के बजाय शैतान की तरह गुरूर और तकब्बुर का और एरोगेंस का मुज़ाहरा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, तकब्बुर इंसान को ज़ेब ही नहीं देता, क्योंकि वो तो तरह तरह की कमज़ोरियों का मजमुआ है। याद रखें, कम ज़र्फ़ इंसान को जब अल्लाह ताला किसी दुनियावी नेमत से नवाजता है तो उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है, जबकि साले इंसान को जूं नेमतें मिलती हैं वो तवाज़ो और इनकसारी इख्तियार करता चला जाता है और अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाता है। तकब्बुर अल्लाह ताला की सिफ़त है और इसी की शान के लायक है। सिर्फ वही मुतकब्बिर है। अगर इंसान तकब्बुर करता है तो वो झूठा है। जिस नेमत पर वो इसको नाज होना चाहिए वो नापायदार होती है। फिर आर्जी और वक्ती खूबी पर तराना तो ज़रा भी अक्लमंदी नहीं। तकब्बुर और किबरियाई तो सिर्फ ज़ात खुदाबंदी को ही सज़ावार है। जो बेपाया सिफात का मालिक है, लेकिन मट्टी और पलीद कतरे से पैदा होने वाला इंसान अल्लाह से टक्कर ले ले तो उसका अंजाम वही होता है जो इस वक्त इमरान नियाज़ी का कुछ हो चुका है और बाकी होने वाला है। क्योंकि अगर कोई शख्स
हुक्मरानी और अवाम की ताकत के नशे में अपने आप को इतना बड़ा समझना शुरू कर जाए कि वो हुरूर और तकब्बुर के इस दर्जे पर पहुंच जाए जहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का ही हक है, और वो बदबख्त इंसान भरे जलसों में नारे लगाता फिरे कि ओए मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ। तो जिस रब की सिफ्त है अकेला होना, तो फिर वो ऐसे शख्स को सही मायनों में कल्ला करके दिखाता है और उसे कहता है अब कहो मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ। इस वक्त इसका तकब्बुर, गुरूर और घमंड खाक में मिल जाता है और अपने इन साथियों और फॉलोअर्स को जो उसे दिनों घंटों में छोड़कर चले जाते हैं कहता पाया जाता है मैं तो अकेला हो गया। नाज़रीन, 9 मई से 9 जून सिर्फ एक महीने के अंदर पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी, जिसको दोबारा हुकूमत में आने के लिए किसी और की नहीं सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की ज़रूरत थी, और ज़्यादातर सियासी मुबस्सरीन और सियासतदान भी यही कहते थे कि आइंदा इंतखाबात में PTI को भारी अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता। बाज़ दफ़ा शोहरत भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, इसीलिए PTI के चाहने वाले, इनके रहनुमा हों या उनके कारकुन, सब यही कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जिसने इनकी तरफ मैली आंख से देखा हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। पार्टी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इमरान नियाज़ी रेड लाइन का ट्रेंड चला कर नौजवान नस्ल के ज़हनों को गंदा किया गया। फिर वही हुआ जिसका डर था, जब इमरान नियाज़ी की करप्शन कहानियाँ सामने आना शुरू हुई और उनको अदारों ने गिरफ्तार किया, तो PTI ने अपनी रेड लाइन को बचाने के बदले मुल्क की हकीकी रेड लाइन को 9 मई के साने में बुरी तरह रोन डाला। इस कौमी साने के 2 दिन के अंदर PTI के रहनुमाओं को अंदाज़ा हो गया कि इनसे कितनी बड़ी गलती सरजद हो चुकी है, कि वाकई उन्होंने मुल्क की सालमियत के अमीन अदारों को नुकसान पहुँचाकर पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस किया है। तो उन्होंने माफ़िया मांगना शुरू कर दी। 2 दिन की गिरफ्तारियों के बाद सियासत से तो क्या, इमरान नियाज़ी को पहचानने से इनकारी हो गए। लेकिन आर्मी ने जब खुद 9 मई की तहकीकात शुरू की, तो छानबीन के बाद जो इनके इंतशार में मुलव्वस पाया गया उसे गिरफ्त में लिया गया। इसी पकड़ दक्कड़ में इमरान नियाज़ी के इर्द गिर्द खड़े वो तमाम टार्जन और शेर जो कहते थे तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, कोई कहता था इमरान खान से मुझे अलग करना है तो मेरे माथे पे गोली मारो, और जिन्होंने PTI के साथ साथ इमरान नियाज़ी से भी इजहार लातालकी का ऐलान करके अपनी जान छुड़ाई, वो तमाम के तमाम जहांगीर तरीन की नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान नियाज़ी के साथ क्या होने वाला है। इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि अस्करी इदारे की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ISPR की प्रेस रिलीज़ ने आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम कौम और उन शरपसंदों को दे दिया है कि जो अनासर साने 9 मई में मुलव्वस हैं उनसे किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और मुजरम अपने अंजाम को जल्द पहुंचाए जाएंगे। इस मीटिंग की अहमियत का अंदाज़ा नाज़रीन आप इस बात से लगा सकते हैं कि आम हालात में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 1 रोज़ा होती है और हालत जंग में भी ये मीटिंग 2 दिन होती है, लेकिन 9 मई के बाद फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुसलसल 4 दिन जारी रही, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अस्करी इदारे साने 9 मई और उसके मुजरमों को किसी सूरत खुला नहीं छोड़ सकते। इस अहम मीटिंग में क्या हुआ इस पर डिटेल से वीडियो करने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब इमरान नियाज़ी का खेल ख़त्म ही समझो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अस्करी क़यादत के रद्द-ए-अमल और PTI का तितर बितर हो जाना बताता है कि आने वाले दिनों में बहुत अहम मुकदमात बनने वाले हैं, जिनके फैसले पाकिस्तान की सियासी तारीख में सदियों याद रखे जाएंगे। PTI का अंजाम देखकर जहांगीर तरीन ने बड़े वक्त पर नई पार्टी का ऐलान किया। नई पार्टी की तश्कील के ऐलान पर जो शख्सियत तकरीब में शामिल थी, उनमें से अक्सर वही थी जिनके गले में फॉर सेल का कतबा पड़ा रहता है। नून लीग से काफ लीग और काफ लीग से PTI और अब PTI से IPP में शामिल होने वाले सियासतदानों को देखकर पहले तो मैं
अपने कानून और इंसाफ के चैंपियन से पूछना चाहता हूँ कि इन तमाम पीटीआई के रहनुमाओं को जिन्होंने कौमी सालमियत के इदारों की तनसीबात को, शहदा की यादगारों को अपने गुस्से, तकब्बर और सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत नुकसान पहुँचाया और उनको सिर्फ दो दिन जेलों में रखकर सिर्फ इमरान नियाज़ी को छोड़ने पर दोबारा पाकिस्तान और उसकी आवाम को सियासत के नाम पर धोखा देने पर छोड़ने वाले आप कौन होते हैं? ये तो वही हुआ कि एक डाकू को रंगे हाथों पकड़ा जाए और वो आपसे वादा करे कि वो आइंदा यहाँ डाका नहीं डालेगा और छोड़े जाने पर वो दूसरी जगह डाका डालने की खुलेआम तैयारियां कर रहा हो। अगर आप इनको गैरतमंद समझकर छोड़ रहे हैं तो ये भी आपकी भूल है। इनकी मिसाल भी ऐसे ही देता हूँ जैसे चंद उबाश लोग नाचने वाली को कहें कि नाचो, खूब नाचो और हमारा दिल बहलाओ, जिस पर महफिल से उठकर एक नौजवान इन बदमाशों को भड़क लगा कर कहे, ओए एक कुड़ी इत्थे नहीं नचेगी, जिस पर बदमाश भड़क लगाने वाले को गिरबान से पकड़कर उसके सर पर असला रख कर कहे कि तुम्हारी गैरत कैसे जाग गई, एक कुड़ी इत्थे क्यों नहीं नचेगी, जिस पर डर के मारे भड़क लगाने वाला कहता है, सरकार मेरा मतलब है एक कुड़ी इत्थे नहीं, थोड़ा सा साइड पे करके इशारा करके कहता है इत्थे नचेगी। तो जनाब ये सियासतदान भी नून लीग में ना सही, काफ लीग में ना सही, पीटीआई में ना सही, आईपीपी में नच लेंगे, मेरा मतलब है सियासत कर लेंगे। ये तो हम अवाम गैरत का कुछ ज़्यादा ही मुजाहरा करते हैं और अपनी अपनी पार्टियों से इतने मुखलस होते हैं कि सामने वाले सियासतदान को देखकर रिसर्च भी नहीं करते कि जिसको हम कल तक उसकी मुखालफत में नारे लगाते थे, आज उसी के जलसे में उसके हक में नारे लगा रहे हैं। नाज़रीन, अब आप जहांगीर तरीन की सरबराही में नई पार्टी को ही ले लें। ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि एक ऐसा बंदा नई सियासी पार्टी की दाग में रख रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हयात नाअहली का फैसला आ चुका है और सोने पे सुहागा कि इसके तमाम दूसरे अरकान में ज़्यादातर साने 9 मई में किसी न किसी तरह मुलव्वस होने का कभी खदशा है और पाकिस्तान के अमीर तरीन इस्तेकाम याफ्ता लोगों का ये ग्रोह मुल्क के गरीब अवाम के मसाइल के हल के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर एक बार फिर पाकिस्तान की अवाम के साथ मजाक करने चले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, हालांकि ये वही पुराने चेहरे और चले हुए कारतूस हैं। इनमें अगर मसाइल के हल करने की जुस्तजू होती, लगन होती, तो ये नई पार्टी के ऐलान के पहले ही दिन अपने मुंह चोरों की तरह न छुपाते फिरते। पहले ही दिन फिरदौस आशिक अवान को फुर्तियाँ दिखाने पर अलीम खान से डांटना पड़ती और खुलकर मीडिया का सामना करने से ना कुतराते। ये तो उनका पहले ही दिन ये हाल था। नाज़रीन, जो भी हो, नई पार्टी में एक बात अहम है जिसके बगैर सियासी पार्टियां बल्कि पीटीआई जैसी पार्टी भी नहीं चल सकती थी, और वो ये किसी पार्टी का एटीएम होना। मगर यहाँ तो स्टेज पर एक से बढ़कर एक एटीएम मशीन नजर आ रही थी। जहांगीर तरीन, अलीम खान, सरदार तनवीर इलियास, अब उनसे बड़े एटीएम मशीन पाकिस्तान में किसी और सियासी पार्टी के पास हैं तो जरा सामने तो लेके आए। है ना मजे की बात। अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि आईपीपी के पास वोट बैंक हो ना हो, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा है जनाब, बहुत तगड़ा। वैसे भी पाकिस्तान में पहले कौन अपने वोट बैंक के जोर से जीता है? यहाँ तो जो भी जीता है पैसों के जोर से या वड्डे हाजी साहब की करामत से ही जीतता है। टीवी शोज में अभी से ये बहस शुरू हो चुकी है कि इतनी जल्दी नई पार्टी बनाकर वही पुराने लोग क्या मुंह लेकर दूसरी पार्टी का बयानिया पेश करेंगे, क्या ये इलेक्शन जीत पाएंगे? तो इन सादे तजिया निगारों को एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपने कानों से चौधरी शुजात हुसैन की ज़ुबानी एक वाक़या सुना था जिसमें उन्होंने काफ लीग बनने पर यही सवाल मरहूम जनरल मुशर्रफ से पूछा था कि हमें कौन वोट देगा, और आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी, आखिर कैसे? तो मुशर्रफ ने मुस्कुरा के एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, इसे घर जाकर पढ़ लेना। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, जब मैंने कागज़ खोला तो उसमें आने वाले
جی ہاں، ابھی آنے والے انتخابات میں تمام بڑی پارٹیوں کی جیت کا تناسب بلکہ تفصیل کے ساتھ لکھا تھا کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں۔ یہ واقعہ بعد میں چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا۔ یہاں یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے اے ٹی ایم مشینوں کے بل بوتے پر اور کسی کرامت والے ڈنڈے کے چلنے کے بعد جہانگیر ترین بھی حکومت بنا سکتے ہیں، یہ پاکستان ہے جناب، یہاں سب ممکن ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں جب عسکری قیادت نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور سیاستدانوں کو بھی کہا ہے کہ وہ ان کے کام ان کو ہی کرنے دیں، تو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کو اس طرف سے مایوسی ہی ہوگی۔ پارٹی کے اعلان کے دن تقریب میں موجود تمام کے تمام ارکان میں سے کسی ایک کی باڈی لینگویج میں اعتماد نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ نون لیگ کی بہترین سیاسی تعلقات موجود ہیں اور اسی وجہ سے نون لیگ جہانگیر ترین کے ساتھ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے۔ تو جناب یہاں میرا ایک سوال ہے کہ کاف لیگ سے لے کر پی ٹی آئی اور اب آئی پی پی میں موجود تین فے جو عرصہ دراز سے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت پر بد زبانی، بد کلامی اور بد اخلاقی کے وار کرتے آ رہے ہیں۔ تین فے سے میری مراد فواد چودھری، فردوس عاشقوان اور فیاض الحسن چوہان ہیں۔ ان تینوں نے تو ہر حال میں الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، تو کیا نون لیگ کی اعلیٰ قیادت ان تین بد زبانوں کی حمایت کر کے اپنے کارکنان کا امتحان لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ناظرین، آنے والے انتخابات میں کون کس کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، کون سی پارٹی حکومت بناتی ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والے انتخابات کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے سیکھنے کی اگر بات کی جائے تو جناب سچی بات ہے، پاکستان کی سیاست سے پاپولر جماعت ٹوٹ چکی ہے اور ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ یہ ٹوٹتی بنتی سیاسی جماعتوں سے عوام کے مسائل کا حل کیا نکل سکے گا؟ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے تاریخ سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ یہاں جوڑ توڑ اتحاد صرف ایک اقتدار کے حصول کے لیے ہی وجود میں آتا ہے۔ دعا ہے کہ آنے والے انتخابات میں صرف ایک بار سیاستدان جوڑ توڑ اور اتحاد پاکستان اور اس کی عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے بنائیں اور مل جل کر عوامی مسائل کا حل تلاش کریں۔ آمین۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اے ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔